बात कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला चल रहा है। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान का 7वां विकेट भी गिर गया है। मोहम्मद नवाज बिना रन बनाए आउट हो गए हैं। 7 विकेट पाकिस्तान के इस वक्त गिर चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दुबई में यह मैच चल रहा है और भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के 7 विकेट गिरा दिए हैं। मैच से पहले स्टेडियम के बाहर जो लाइन लगी हुई थी वो आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे होंगे। कुलदीप यादव को तीसरा विकेट हासिल हुआ। इस मैच के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को ध्वस्त कर दिया, तोड़कर रख दिया। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा है। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, बुमराह, हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी की। बुमराह, हार्दिक पांड्या ने शुरुआती 2 ओवरों में ही पाकिस्तान को बड़े झटके दिए। इससे पहले पाकिस्तान ने एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी टीम को शुरू में झटके लगे उससे ये फैसला ठीक नहीं समझ में आया। अब इस बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 8वां विकेट भी पाकिस्तान का गिर चुका है। मनोज जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, हालांकि आज लगातार चर्चाओं के बीच में और देश की जनता की भावनाएं जो हम लगातार दिखा रहे थे, उसे देखते हुए मैं तो इस मैच का साक्षी नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जो कुछ हो रहा है आपको नजदीक से देखना पड़ रहा है क्योंकि आप स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, 8वां विकेट जो गिरा है अभी फहीम अशरफ के तौर पर, और वरुण ये वही फहीम अशरफ हैं जिन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके भारत को तंज करने की कोशिश की थी। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, आप इधर उधर की बातों में उलझने के बजाय अपने गेम पर कंसंट्रेट करें तो बेहतर होता है। और ये ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, और जिस तरह से विकेटों का पतन हुआ, फहीम अशरफ को ही अकेले क्यों दोष दिया जाए। जो टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं बिल्कुल धराशायी हो गए। जिस तरह से पहली ही गेंद पर, मुझे याद है जब अर्शदीप ने अमेरिका का विकेट पहली गेंद पर चटकाया था, वही कुछ आज देखने को मिला, क्योंकि पहली वाइड गेंद थी हार्दिक पांड्या की जिसमें इन स्विंगर थी, गेंद अंदर की तरफ जा रही थी, लेकिन अंदर होते होते बिल्कुल इतना जबरदस्त स्विंग था कि गेंद बाहर की तरफ चली गई लेग साइड पर। और अगली गेंद जो है आउट स्विंगर की उन्होंने परिवर्तन के तौर पर, जिस पर बल्ला अड़ाना उन्हें महंगा साबित हुआ सैम अयूब को। और 120 किलोमीटर, महज 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की इस गेंद पर वो आउट हो गए और पॉइंट पर उन्होंने कैच दे दिया। तो पहला विकेट पहले ओवर में, जब वो पहला विकेट चटका रहे हैं तो भाई बुमराह कैसे पीछे रह सकते हैं। तो जसप्रीत बुमराह ने भी आते ही पहले ओवर में 1 विकेट चटकाया। उन्होंने मोहम्मद हारिस, जो पिछले मैच के हीरो थे, मैन ऑफ द मैच थे, ओमान के खिलाफ ही सही, लेकिन उनको जिस तरह से उन्होंने चलता किया, लेंथ बॉल, स्किड होती हुई गेंद, और वहां पर उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिसके फलस्वरूप उनका विकेट भी चला गया। इस तरह से पावर प्ले में 42 रन, महज 42 रन बने और 2 विकेट गिर गए पहले 6 ओवर में। फिर उसके बाद अक्षर पटेल आए। हालांकि वरुण चक्रवर्ती को पहले ओवर में कोई सब कामयाबी नहीं मिली, और लेकिन अक्षर पटेल ने बैक टू बैक 2 विकेट चटकाए। फकर जमान, जो कि आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उनके हीरो थे, भारत के खिलाफ उन्होंने बहुत ही शानदार शतक लगाया था और अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। फकर जमान का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लॉन्ग ऑन पर कैच लपकते हुए हासिल किया। और 2021 के बाद फकर जमान का अगर आप एवरेज देखेंगे तो बहुत ही खराब, 13 रन का उनका एवरेज है, खासकर स्पिनर्स के सामने, और वही स्पिनर जो है इस बार उनके लिए परेशानी का सबब साबित हुए। और उसके बाद सलमान अली आगा, टीम के कप्तान, वो भी चलते बने। टॉप एज स्वीप करना उनको महंगा पड़ गया, टॉप एज लगा, वो भी चलते बने। उसके बाद कुलदीप यादव, जो अब अगर मान लीजिए अक्षर पटेल 2 विकेट चटकाएं और बाकी गेंदबाज विकेट चटकाएं, कुलदीप यादव विकेट ना चटकाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुलदीप यादव ने 1, 2, 3 विकेटें चटका ली हैं। और पहले हसन नवाज, जो कि इस टीम के एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिनका 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, अकेले प्लेयर हैं, और उनको जिस तरह से स्लॉक स्वीप के लिए मजबूर किया, टॉप एज लगा, वहां वो आउट हो गए और बहुत ही अच्छा उनका कैच लपका गया अक्षर पटेल द्वारा स्लिप की पोजीशन पर। और वहीं मोहम्मद नवाज जो है उनकी गुगली को समझ नहीं पाए, वो आउट हो गए। और अभी विकेट जो आपने खुशखबरी दी थोड़ी देर पहले, वरुण चक्रवर्ती को अभी 1 विकेट मिला है। तो साहिबजादा फरहान,
जो कि उनकी नई सनसनी माने जाते हैं, उनका विकेट जो है ऊंची गई गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां वो लपक लिए गए और फहीम अशरफ जो है वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर, एक फुलर लेंथ गेंद पर गच्चा खा गए। हल्का सा टर्न था और गेंद पैर पर लगी, अपील और वो आउट हो गए। मनोज जी, तौस रिजवी भी हमारे साथ है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। तौस, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आज जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं उनकी नजर उस मैदान पर ही है। मनोज जी, मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा कि सवाल आप रखें। तौस जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इतनी उम्मीद तो हमने नहीं की थी कि भारत जो है, भारत के सामने इतनी जल्दी जो है पाकिस्तान घुटने टेक देगा, क्योंकि ठीक है गर्मी है वहां पर बहुत ज्यादा, आपने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, बहुत ही अजीबोगरीब फैसला किया। इस फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं ये फैसला ही तो इनके लिए आत्मघाती साबित नहीं हुआ? नहीं मनोज जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने अपने अंदाज में जो मैच रिपोर्ट बयान की है, जबरदस्त है और पूरा जिस्ट में बता दिया जिस तरीके से इन्होंने फ्लाउंडर किया इस वक्त पाकिस्तान ने। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस में था। देखिए, इट वाज सरप्राइजिंग कि यार पाकिस्तान डिस्पाइट ये उनका होम ग्राउंड होने के बाद इतने साल काफी समय खेले यहाँ पर, सरप्राइजिंग था कि इनको पता नहीं विकेट कैसा होता। ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन का फेज चल रहा है इनका, अभी भी खत्म नहीं हुआ जो 2003 से शुरू हुआ था। यहाँ पर देखिए, पिछले मैच में अगर आपने देखा है यूएई में या यूएई के सामने 57 ऑल आउट, उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से कुलदीप यादव और हमारे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी थे मौजूद, डोमिनेट करते चले आए स्पिनर्स, तो लग रहा ही था कि यार दुबई तो हमारा ही मैदान है, ऐसा लग रहा नहीं था कि ये पाकिस्तान का है। मगर कहीं ना कहीं मैं सरप्राइज हूँ कि पाकिस्तान को पता ही नहीं कैसे ऐसे कंडीशन में, खास करके ऐसे स्पिनर्स हैं जो हमारे साथ हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, इनके सामने आप कैसे खेलेंगे। और माइंड यू सलमान आगा क्लूलेस लग रहे थे, जो थे इनके क्लूलेस लग रहे थे, उनको पता ही नहीं बॉल कहाँ से कहाँ पिच हो रही है, कहाँ टर्न हो रही है, कहाँ बॉल अंदर आएगी बाहर आएगी। पहली बॉल पर ही उन्होंने रोकना चाहूंगा आपको, ये हालत तो तब है जबकि सलमान अली आगा के बारे में कहा जाता है कि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं पिछले कुछ समय से स्पिनर्स के सामने बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो। एग्जैक्टली देखिए, हमारे स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। ये विकेट है, स्लो विकेट है मनोज जी, आप भी देखें। और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में जब हम वहां थे, हमको लग रहा ही था कि यार ये विकेट इतना आसान नहीं है खेलने के लिए, बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है। और खास करके अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं संतुलन बनाए रखना है। आप एक पैटर्न लेके नहीं खेल सकते हैं, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो या ओडीआई। आपको सिर्फ उठा के मारना नहीं, आपको सिंगल्स भी निकालना है, डबल्स भी निकालना है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलना है, ऑन ड्राइव खेले, जितना सीधा बल्ला खेलेंगे उतना अच्छा है। और यहाँ पर कैलकुलेटिव क्रिकेट, देखिए ये इंडिया नहीं है जहां पर आईपीएल नहीं है जहां पर बड़े स्कोर 200-250 बनेंगे। यहाँ पर मिनिमम, जो आज सुबह में मैं दूसरे शो पे वही बात कर रहा था, 160 तक आपका जीत का टोटल हो जाता है, मगर उससे कम मतलब खत्म हो गई बात। यहाँ पर पाकिस्तान को एक लक्ष्य लेके चलना था और वो क्लूलेस कंप्लीटली लग रहे थे स्पिनर्स के सामने। खास करके एक दो छक्का तो शायद बुमराह को भी तो मारे एक तरीके से, वो शॉकिंग था। मुझे तो लग रहा नहीं था बुमराह को मारेंगे, मगर मार दिया, वही उनकी जीत है, उसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ से सिर्फ हार लेके ही जाएंगे। और देखिए, जितना एक्सपीरियंस हमारी टीम इंडिया के पास है उतना इनके पास तो नहीं है। बिल्कुल भी अनमैच्ड है, बैटल ऑफ अनइक्वल्स है, अनइवन है। और यहाँ पर पाकिस्तान को पेपर टाइगर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बच्चे अभी कब्ज भी नहीं है, कब्ज है जो अभी बड़े होने बाकी है। तो ओवरऑल बाबर आजम नहीं होने का भी नुकसान है, क्योंकि एक्सपीरियंस लेके आते, कहीं ना कहीं मेंटरशिप भी रहती है उनकी, तो बहुत बड़ा झटका इनका बाबर आजम नहीं होने का। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ फेलियर, बिग फेलियर, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। ताऊस जी, लेकिन ये तो मानना होगा ना कि अगर बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, देखिए T20 के धाकड़ प्लेयर तो वो भी नहीं थे, अब यहाँ साहिबजादा फरहान हैं या फिर आपके हसन नवाज हैं जो नए युवा उभरते हुए इनके पास प्लेयर्स हैं, अगर आज नहीं चले, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं चल पाए, अभी आप ट्राई सीरीज भी जीते हैं आप, और बीच में परफॉर्मेंस में भी सुधार देखने को मिला, और कई प्लेयर्स ने, सैम अयूब ने कई अच्छी पारियां खेली हैं, तो क्या लॉन्ग टर्म में आपको नहीं लगता कि बाबर रिजवान से छुटकारा पाना टीम के लिए उपयोगी साबित होगा भविष्य में? इस मैच के परिणाम पर नहीं आ रहा मैं, इस मैच से अलग हटकर अगर आप दूरगामी योजनाएं देखें तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान थोड़ा सही ट्रैक पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब कभी आप सोच सकते थे कि पाकिस्तान जो है यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, थोड़ी देर के लिए रोकूंगा सर। नवा विकेट भी गिर गया है। ताउस जो बातें कह रहे थे, ताउस ने कब्ज की कैटेगरी में रख दिया था उनको, मुझे लग रहा है कि वहां तक भी ताउस ने बहुत एहसान कर दिया। ये नवा विकेट इस वक्त गिर चुका है जो कि पाकिस्तान का नवा विकेट है। अब आखिरी विकेट की बात हो रही है।
और आखिरी विकेट कितनी देर में जाता है वो देखेंगे। लेकिन मनोज जी, ये ब्रेकिंग बताने के बाद अब आप बात कर सकते हैं। ताऊ जी, क्या अब आप अपने को फिर से कंसीडर करेंगे? कब्ज थोड़ा बड़ा तो नहीं बोल दिया आपने? बहुत बड़ा बोल दिया। अब इसके आगे कहूंगा तो तौहीन हो जाएगी इनकी। वैसे काबिल ही है क्योंकि इनकी बल्लेबाजी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, कहीं ना कहीं हमको एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। मनोज जी भी अग्री करेंगे, इतने साल से हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट को। आप एक पॉइंट निकाले थे कि शायद फ्यूचर में, देखिए बाबर आजम की बल्लेबाजी T20 क्रिकेट के तो नहीं है, मगर फिर भी PSL में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तो देते आते हैं, कहीं ना कहीं रन तो बनता रहता है। मगर एक तरीके होती है एक्सपीरियंस, एक तरीका होता है मेंटरशिप। ठीक है, आप ओडीआई पे फोकस कराएंगे उनको, बाबर आजम को, कि यार वो उसी फॉर्मेट के प्लेयर या टेस्ट क्रिकेट के, वो तो कहीं भी नहीं चल रहे, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए, आप एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं चले। मगर कहीं ना कहीं एक सीनियर खिलाड़ी का होना जरूरी है। देखिए हमारे पास थे विराट कोहली, हमारे पास थे रोहित शर्मा। ठीक है, विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा था, मगर वो एक मैचेस में, एक इंपॉर्टेंट मैचेस में, जैसे T20 वर्ल्ड कप में याद होगा आपको, फाइनल में, फिर सेमीफाइनल में रोहित शर्मा आपको ऑस्ट्रेलिया के सामने जिस तरह की धाकड़ बल्लेबाजी किए थे, फिर रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में, तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग पॉइंट है ना, वो कवर हो जाता है। और बाबर आजम ऐसा नहीं है कि विराट अभी भी यंग है, अभी भी एज उनकी तरफ है, एक मेंटरशिप आ जाती है। आगरा देखिए जो कप्तान है, आप ट्राई सीरीज अफगानिस्तान के सामने या बांग्लादेश के सामने जज नहीं कर सकते कि वो ट्राई सीरीज जीत के आए। आपको बड़े लेवल पे किस तरह का टेम्परेमेंट लेके आते हैं, किस तरह का प्रेशर झेल लेते हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। देखिए आज जिस तरह से आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, आपके पास नहीं था, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। वहीं कहीं ना कहीं बाबर अगर होते भी नहीं तो आपके दिमाग में आइडिया भी डाल देते एक मेंटर। सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे, गेम ताऊज एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्योंकि आप क्रिकेट को आप दोनों फॉलो करते रहते हैं। मनोज जी से पूछ चुका हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये फैसला कि टॉस जीतने के बाद हमें क्या करना है, ये मैदान पे जाके लिया जाता है कि मैदान पे जाने से पहले ही इस बारे में तय कर लिया जाता है कि अगर हम जीते तो ये करेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए आपको हिस्ट्री पता रहती है, एक तो हिस्ट्री पता रहती है, दूसरा आपको एक्सपीरियंस रहता है वो मैदान पे खेलने का। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अलग फैसला होता है, इंग्लैंड में अलग होता है, और यहाँ पर ऑब्वियसली और कंडीशंस भी होते हैं। देखिए हिस्ट्री के थ्रू कंडीशंस पता चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पर विकेट्स अगर स्लो है, लो है, तो आप, और आपके पास गेंदबाज अच्छे हैं, तो आप शुरुआत ही करेंगे। जैसे 57 ऑल आउट यूएई का, जैसे आज पाकिस्तान का, तो ये फैसला ले लिया जाता है। अज्यूम आखिर में अगर विकेट चेंज हुई या कुछ सडनली बारिश हो गई, तब समझ में आता है कि यार अब फैसला क्या करें। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम अब दे आर प्रिपेयर्ड। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, इनको पता रहता है, इनके पास एक बड़ा सपोर्ट स्टाफ रहता है, बहुत ही बड़ा थिंक टैंक रहता है। गौतम गंभीर हो या इसके पहले राहुल द्रविड़ है, इनको बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है, तो इनको पता है एग्जैक्टली कि प्लान क्या रहेगा। प्लान ए अगर आपके हाथ में, तो प्लान बी। देखिए फॉर एग्जांपल अगर टॉस जीत जाते तो बल्लेबाजी करते या गेंदबाजी, तो गेंदबाजी करते। और हमने सुबह एक शो में मैंने यही कहा था कि पहले अगर टॉस हारे तो गेंदबाजी मिले तो अच्छा है, जीते तो गेंदबाजी करना है आपको, क्योंकि आपकी हिस्ट्री पिछले मैच में या चैंपियंस ट्रॉफी में यही रही कि आप चेस करते चले आए। और आईपीएल भी देखे तो आईपीएल में मोस्ट ऑफ द टाइम सारे कप्तान चूज करते हैं चेस करना, क्योंकि ताऊस जी मैं आपको भी तो रोकना चाहूंगा। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आपको और दे दें कि 128 रन का लक्ष्य मिला है, और इस तरह से भारत को 128 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। 127 रन तक पहुंच सका पाकिस्तान, और यहां 2 छक्के लगाए थे हार्दिक पांड्या पर, बैक टू बैक 2 छक्के। शाहिन शाह अफरीदी ने एक स्लॉक स्वीप का करके उन्होंने खूबसूरती के साथ 6 रन के लिए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया, और फिर लो फुल टॉस गेंद को भी उन्होंने 6 रन के लिए पहुंचाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो इस तरह से 2 छक्के पड़े और 127 रन तक स्कोर पहुंचा, और 127 9 विकेट के नुकसान पर। तो 128 रन चाहिए अब जीत के लिए। कितना बड़ा लक्ष्य मानते हैं आप 128, या आपको लगता है कि ये 15 ओवर के अंदर भारत चेस कर लेगा? देखिए मनोज जी, आप भी जानते हैं जिस तरीके से स्टार्ट अगर मिल गया हमको, जैसे डिजायर्ड है अभिषेक शर्मा हो और शुभमन गिल से अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया तो 15 ओवर तो डेफिनेटली हो सकता है। मगर अगर खुदा ना खासा डामाडोल हो गया, थोड़ा 3-4 विकेट गिर गए, तो हमारे पास बल्लेबाज है संभालने के लिए, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो संजू सैमसन हो जो शायद अगर नंबर 3 खिला दे आज, या हमारे पास हार्दिक पांड्या हो, तो इन सबके पास एक्सपीरियंस। देखिए एक डिफरेंस ये है पाकिस्तान और इंडिया में, हमारे पास वास्ट एक्सपीरियंस है, और आप इसको आईपीएल को भी काउंट कर सकते हो इसमें,
क्योंकि जिस तरह का क्वालिटी मैचेस होता है, जिस तरह का प्रेशर होता है, तो इन बल्लेबाजों की इतना प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है कि इनको पता है कि क्या सिचुएशन अडॉप्ट करनी चाहिए, कब मारना चाहिए, कब अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, जैसे आपने देखा पाकिस्तान की बल्लेबाजी, उनकी इनिंग्स अंधाधुंध मारते चले जा रहे थे, कुछ पता नहीं, कोई गेम प्लान नहीं, कोई पैटर्न नहीं, एक ही पैटर्न, या तो मारो या तो सलमान आगा कप्तान, आई वाज सरप्राइज कि किस तरह से खेल रहे थे। आप सिंगल डबल स्ट्रेट बैट से खेलो, रन्स निकालो, एक एक दो दो रन, अगर आपसे जम रहा नहीं है तो वो अगर प्लान भी नहीं है आपके पास, तो सरप्राइजिंग कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेल रहे हो। और बड़ी टीम के सामने तो हड़बड़ा जाओगे, ये तो टीम इंडिया है और ये भी टर्निंग विकेट्स, आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के सामने क्या करोगे। तो अभी दिस इज मुझे लगता है बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा। चलिए ताउस, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि अब शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग के लिए उतरेंगे कुछ ही देर के बाद। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से शुभमन गिल उनके सामने स्ट्रगल करते रहे हैं, शुभमन गिल 2 बार आउट भी हो चुके हैं, खासकर शाहीन शाह अफरीदी के सामने, उनके सामने क्या रणनीति होनी चाहिए? हालांकि शुभमन गिल अब टेक्निकली बहुत साउंड हो गए, इंग्लैंड के दौरे ने उनको एक तरह से रिवाइव कर दिया है, दोबारा से टेक्निकली बहुत साउंड है। तो अब क्या लगता है आपको, शाहीन शाह अफरीदी कुछ इफेक्ट कर पाएंगे, डाल पाएंगे? क्योंकि दूसरे छोर पर आपके पास उस लेवल का बॉलर नहीं है। हमारे पास तो फिर भी हार्दिक पांड्या हैं, उनके पास तो फहीम अशरफ से काम चलाना पड़ रहा है उनको। फहीम अशरफ जो एक लेवल के नहीं है, मतलब आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हार्दिक और फहीम अशरफ को। सही कहा मनोज जी आपने। दी अगेन द थिंग इज दैट कि यहाँ पर शुभमन गिल के पास एक आसानी है कि सामने आपके पास ना हारिस राउफ है, सामने ना आपके पास आपके तीसरे जो तिगड़ी गेंदबाज थे वो भी नहीं है, जो एक तिगड़ी बनती थी इनकी शाहीन शाह अफरीदी और इन हारिस रऊफ और एक और गेंदबाज, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, पाकिस्तान हसन अली है, मोहम्मद वसीम है उनकी तरफ। अगर मैं बता दूं आपको, हसन अली और मोहम्मद वसीम ये 2 प्लेयर हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, हारिस राउफ भी बाहर बैठे हुए हैं। मोहम्मद वसीम जी हारिस रऊफ, तो यही एडवांटेज है शायद शुभमन गिल को कि आप एक एंड अगर निकाल लें खूबसूरती से, अगर आपको रन नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता है, मगर दूसरे एंड पे तो आपके पास फहीम अशरफ है, बाकी स्पिनर्स हैं जो कुछ खास इंपैक्ट नहीं करने वाले ऐसे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं इतना कोई परेशानी होगी। और वो जो 6 मारा था ना यूएई के सामने चलते चलते ऑफ द पैड्स, शुभमन गिल ने तो वो बता दिया है। उसके अलावा कप्तान रहे हैं, इंग्लैंड के सामने ऐसी बल्लेबाजी की है, आईपीएल में ऐसी बल्लेबाजी की है, तो कहीं मुझे लगता नहीं कि उनका कॉन्फिडेंस कहीं डामाडोल रहेगा, हाई ऑन कॉन्फिडेंस रहेंगे। जो यंगस्टर कैप्टन बन के इक्वल करके सीरीज आता है इंग्लैंड के सामने, एक धाकड़ बल्लेबाजी करके आता है, तो शाहीन शाह अफरीदी हो या हारिस रऊफ, उसके सामने कुछ नहीं रहेगा। इस वक्त मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ शुभमन गिल को लेकर मनोज जी। चलिए एक सवाल और कि ताउस रिजवी जी, संजू सैमसन जो भारत के एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरह से 2 सेंचुरी उन्होंने साउथ अफ्रीका में लगाई, एक बांग्लादेश के खिलाफ लगाई, यानी 5 मैचों में 3 सेंचुरी, T20 में एक तहलका मचा दिया उन्होंने। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो स्पिनर हैं, खासकर लेग स्पिनर के सामने थोड़ा सा फंसते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो अबरार उनके लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अबरार एक अच्छे सुलझे हुए लेग स्पिनर के तौर पर जाने जाते हैं। देखिए डेफिनेटली ये इसलिए मैं तो चाहता था, इसलिए हम सब शायद चाहते थे कि यार जब शौक थे कि जब शुभमन गिल आ गए थे और पिछले 1 साल में जिन्होंने 3 सेंचुरी बनाई थी, 400 के ऊपर रन बनाया था, संजू सैमसन की क्वेश्चन मार्क आ गया था उनके टीम में होने का, या कौन से पोजीशन पे। अब तो साबित हो गया वो नंबर 3 खेलेंगे, अगर मिडिल ऑर्डर आए तो बड़ा अजीब होगा। तो कहीं ना कहीं हाँ, लेग स्पिन तो एक इनकी कमजोरी है, मगर एट द एंड यार राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे हैं यार, इनको पता है, एक्सपीरियंस रहा है। प्रेशर तो डेफिनेटली रहेगा परफॉर्मेंस का, क्योंकि आपके पीछे जितेश शर्मा भी है, और जितेश शर्मा अगर मिडिल ऑर्डर खेल रहे संजू सैमसन, तो उनके ऊपर प्रेशर रहेगा कि जितेश शर्मा रिप्लेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास जमरा नहीं है लेग स्पिन खेलना, तो आपको बेसिक्स पे रखना है। और संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी है जो कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। विराट और रोहित के बाद सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग, जो भी मैं दुबई से रिपोर्ट्स फॉलो कर रहा हूँ, जो भी आ रही है, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उनकी है, सबसे ज्यादा सिंपैथी उनकी तरफ है, संजू सैमसन की तरफ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है उनके पास, पाकिस्तान के सामने रन बनाए और अपने आप को बनाए रखे टीम में, क्योंकि 1-2 छोटी मोटी गलती इनको बाहर कर सकती है, क्योंकि लक इनकी तरफ नहीं है। शुभमन गिल के वापस आना एक संकेत है कि भाई आप या तो करिए या तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जितेश शर्मा है मिडिल ऑर्डर में। आपको लगता है कि अब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, दोनों हमारे सलामी बल्लेबाज, तो आप एक छोर से शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे छोर पर आप सुफियान मुकीम को देख पा रहे हैं
कि क्या स्पिन बॉलिंग से लेफ्ट आर्म चाइना मैन है उनके पास। हालांकि उनका परफॉर्मेंस में वो निरंतरता नहीं है, क्योंकि हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में जरूर उनको 3 रन देकर 5 विकेट चटकाते हुए देखा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उनकी गेंदबाजी में वो निरंतरता की कमी है। लेकिन अब उनको भी गेंदबाजी कराना, और वो भी शुरुआती ओवरों में, पहले 6 ओवर में, एक मजबूरी हो गई है पाकिस्तान की। नहीं, वो तो है ही। देखिए, अब शाहीन शाह अफरीदी शुरुआत ही करेंगे, और बाय द वे स्विंग अच्छी हो रही है, अच्छा मूवमेंट मिल रहा था। तो अगर लाइट्स में इनको अच्छा मूवमेंट मिला तो हमारे लिए थोड़ा डरने की बात है, मगर इतना भी नहीं। उसके बाद देखिए, फहीम अशरफ अगर वो सपोर्ट नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं मुकीम को आना ही पड़ेगा। और देखिए, कुलदीप जैसा गेंदबाजी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं उनको, मगर इनको चौकन्ना रहना पड़ेगा। देखिए, तबरेज शमसी को खेलते हुए चले आए साउथ अफ्रीका के सामने टीम इंडिया, और अच्छा ही खेली है ओवर द टाइम। और चाइना मैन खेल सकते हैं, हमारे बंदों में एबिलिटी है, मगर ये एक टेस्ट भी होगा। 128 अच्छा हुआ। द बेस्ट पार्ट इज 128 बड़ा स्कोर नहीं है जो हमको दिया। अगर 150 के ऊपर होता तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया सोच रही होती, एक्स्ट्रा कॉशन लेके चल रही थी, मगर थोड़ा आसान हो जाएगी जर्नी। तो कोई भी बॉलर सामने, मुकीम हो या शाहीन शाह अफरीदी हो, हमारा ताउस भाई एक चीज कह सकता हूं मैं, आराम से चेज कर सकते। एक चीज मैं कह सकता हूं कि जो प्रेशर है अब वो लो स्कोर और परफॉर्मेंस के चलते पूरी तरीके से पाकिस्तान की टीम पर जा चुका है। बॉलिंग करते वक्त भी वो इस प्रेशर में दिखेंगे जरूर। फिलहाल आप दोनों का, आप सभी का बहुत शुक्रिया। हम अपना डिस्कशन आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।